हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं जखास। तुम कैसे मेरी खास बताइएगा अपने दोस्त, अपने टीचर, अपने साथी को अपने हाथ। चलिएगा, हम पढ़ रहे हैं ट्रैकेस्टोमी और उसी के बारे में हम आगे डिटेल में जानते हैं कि नेक्स्ट जो प्रोसीजर, नेक्स्ट जो बात होती है वो हम क्या करके चलते हैं डियर। हम करते हैं सक्शनिंग पेशेंट। क्या करते हैं? सक्शनिंग। तो एग्जामिनर का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सक्शनिंग करने के लिए वो कौन सी पोजीशन है जो पोजीशन आप क्या करते गए हैं, काम में लेते हैं। सक्शनिंग के दौरान कौन सी पोजीशन काम में ली जाती है? तो आप आंसर देंगे डियर, सेमी फाउलर पोजीशन जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन हम काम में लेते हैं। हम ये कहकर चल सकते हैं कि पेशेंट का जो हेड ऑन साइड है वो 30 डिग्री क्या कर देते हैं, हम एलिवेटेड कर देते हैं। सक्शनिंग करने के लिए वो कौन सा सॉल्यूशन है जो काम में लिया जाता है? आंसर देना नॉर्मल सलाइन है। एग्जामिनर पूछना चाहेगा कि कितना अमाउंट काम में लिया जाता है। आंसर देना डियर, अडल्ट है तो 3 से 5 ml तक आप क्या कर सकते हैं, काम में लेकर चल सकते हैं। चाइल्ड है तो हम 1 से 2 ml भी हम काम में ले लेते हैं। और छोटे से छोटा बच्चा जो इन्फेंट और इन्फेंसी है तो 0.5 से लेकर 1 ml हम काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं? इन्फेंट जो है उस इन्फेंट में हम काम में लेकर चलते हैं। चलिएगा भाई, अब आप क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं। तो एग्जामिनर पता है क्या कहता है? यहाँ पे एग्जामिनर ये कहता है कि सक्शन कैथेटर की साइड बताइए, जो शायद कोई टीचर नहीं बताता। टाइप क्या करते हैं, ट्रैकेस्टोमी की साइज बताकर निकल लेते हैं। लेकिन आपको डियर पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि आप जो काम में ले रहे हैं, क्या काम में ले रहे हैं, सक्शन कैथेटर काम में ले रहे हैं। और सक्शन कैथेटर का साइज आपको बताओ। अगर बच्चा है आपके पास में, इन्फेंट है, तो जो इन्फेंट है उसका कैथेटर का साइज कितना होना चाहिए आपका? 5 से लेकर 8 फ्रेंच का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 से लेकर 8 फ्रेंच का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, अगर बच्चा नहीं, आपके पास में क्या है, चाइल्ड है, तो लगभग 8 से लेकर 10 फ्रेंच के अराउंड आपका क्या होना चाहिए डियर, आपका कैथेटर का साइज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अडल्ट है भैया, है, तो अडल्ट में जो कैथेटर का साइज होता है नॉर्मली वो 12 से 18 फ्रेंच का होता है और मोस्ट कॉमन 16 फ्रेंच का काम में लिया जाता है। सॉरी, 16 फ्रेंच नहीं होता है, 14 फ्रेंच होता है। कितने फ्रेंच होता है? 14 फ्रेंच का मोस्टली काम में लिया जाता है। इतनी बातें आप बताकर चलें कि आप सक्शनिंग कर रहे हैं और सक्शन में कैथेटर जो है उस कैथेटर का आपने साइज बता दिया है, सॉल्यूशन बता दिया है, कौन सा एनएस, अमाउंट बता दिया है, 3 से 5 ml, 1 से 2 ml, 0.5 से 1 ml। चलेगा। इतना बताने के बाद में आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा कि जो सक्शन कैथेटर आप लगा रहे हैं, इस सक्शन कैथेटर को इंसर्ट जो है वो इंसर्ट कितना करना है। ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? क्योंकि वो तो क्या है, अपने क्वेश्चनों की बुछार लगा रखा है। तो अगर आपसे एग्जामिनर कहे कि कितना कितना इंसर्ट करना है, तो आप ध्यान देकर रखे बेटा, कितना इंसर्ट करा जाता है। मोस्टली जो कैथेटर इंसर्ट करा जाता है वो 6 से लेकर 8 इंच डेप्थ तक क्या करा जाता है, इंसर्ट करा जाता है। क्या करा जाता है आपका? कैथेटर। और कैथेटर कौन सा? सक्शन कैथेटर। ठीक है जी भाई, कौन सा कैथेटर करा जाता है? सक्शन कैथेटर इंसर्ट करा जाता है। आप स्पेशली इस बात का क्या करें, ध्यान दें। चलिए, इतनी बात बताने के बाद अब बात आती है कि आप क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग कर रहे हैं। तो सक्शनिंग करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जो सक्शन है, सक्शन मशीन है, उस सक्शन मशीन का प्रेशर जो है वो प्रेशर कितना है। तो सक्शन मशीन का अगर आपसे वो पूछना चाहें कि अडल्ट पर्सन है उसमें सक्शन मशीन, सक्शन का प्रेशर कितना हुए, तो 100 से लेकर 120 mm ऑफ Hg होंगे। अगर यहाँ पर अडल्ट की जगह कौन है, चाइल्ड है, तो 80 से लेकर 100 mm ऑफ Hg होंगे। अगर यहाँ पर बच्चा है, छोटा इन्फेंट जिसे हम कहते हैं, इन्फेंसी जिसे हम कहते हैं, तो 60 से लेकर 80 mm ऑफ Hg क्या हुए, इसका प्रेशर हुए।
एग्जामिनर कहता है कि सक्शनिंग कर रहे हैं तो सक्शन का ड्यूरेशन कितना होवे, तो आंसर दे 10 से लेकर 15 सेकंड हो। एग्जामिनर कहता है कि आप 10 से 15 सेकंड के लिए सक्शनिंग करते हैं और सक्शनिंग करने से पहले आप क्या करें, तो बिफोर द सक्शनिंग पेशेंट ऑलवेज क्या करे, बिफोर द सक्शनिंग, सक्शनिंग से पहले क्या करना है, ऑलवेज पेशेंट को आप क्या कर दें, हाइपर वेंटिलेटेड कर दें। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पूरी 100% कर दें। क्या करने से पहले, सक्शन, सक्शनिंग जब आप करेंगे तो डेफिनेट है ऑक्सीजन बाहर आएगा, पेशेंट हाइपोक्सिया में जा सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, हाइपर वेंटिलेटेड क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया, टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से पेशेंट को बचाने के लिए। अब आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि हाइपोक्सिया का फर्स्ट साइन क्या होता है, तो हाँ सिम्टम्स क्या होता है, तो रेस्टलेसनेस पेशेंट में देखी जाती है। साइनोसिस बाद में देखा जाता है, कई बच्चे गलतफहमी में पड़ जाते हैं और आंसर गलत दे देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सक्शनिंग का फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो बताना कि सबसे पहले पेशेंट में देखा जाता है हाइपोक्सिया, दूसरा पेशेंट में देखा जाता है अरिथमिया, तीसरा पेशेंट में देखा जाता है हार्ट फेल। क्या देखा जाता है, हार्ट फेल, या हार्ट फेल की जगह बोल भी सकते हैं आपको कि क्या देखा जाता है, कार्डियक अरेस्ट जो है वो अरेस्ट देखा जाता है। क्लियर बात है या नहीं? तो ध्यान देकर रखिए, छोटी बातें बता रहा हूं पर सिलेक्शन के बहुत नजदीक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी को अच्छा लगेगा शायद। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज क्लास को सभी में शेयर कर दें। वादा है मेरा कि इसके बाहर ट्रैकियोस्टोमी में कुछ भी नहीं होगा। चलिए, आप सक्शनिंग बता चुके हैं और मैंने कह दिया है कि सक्शनिंग 15 सेकंड तक करनी है, प्रेशर बता दिया, अमाउंट बता दिया, कौन से सॉल्यूशन से करेंगे, कौन सी पोजीशन में करेंगे, किस तरीके से आप सक्शनिंग करेंगे। चलिए, सक्शनिंग भी आप कर रहे हैं, वेरी गुड। इसके बाद में एक शब्द लिखा आता है और इसी से वो शब्द क्या आता है कि आप क्या कर रहे हैं, डीकैनुलाइजेशन कर रहे हैं। डीकैनुलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है भैया, कैनुला हटाना तो होता ही है, लेकिन कौन सा कैनुला रिमूव कर रहे हैं आप यहाँ पर, वो कैनुला जो आप ट्रैकियोस्टोमी लगा रखे हैं। तो हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी, क्या दिया, रिमूवल ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी नॉन एज डीकैनुलाइजेशन। क्या कहलाता है आपका, डीकैनुलाइजेशन होता है। अगर आपसे एग्जामिनर ये कहे कि किसी भी पेशेंट को आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, सही वो कौन सी टेक्निक है जिसके माध्यम से पेशेंट को अरिथमिया में जाने से बचा सकते हैं, तो सबसे पहले आप अरिथमिया में जाने से क्या करेंगे, हम सबसे पहले पेशेंट को सक्शनिंग करेंगे और सक्शनिंग से पहले पेशेंट को क्या करेंगे डियर, हाइपर वेंटिलेटेड करके रखेंगे पूरा का पूरा 100%। उसके बाद में सक्शनिंग जो है वो कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, मोर देन 15 सेकेंड नहीं करेंगे, नेवर कंडक्ट है, कभी भी आप मोर देन 15 सेकंड क्या नहीं करेंगे, सक्शनिंग नहीं करेंगे। सक्शनिंग करने से पहले पेशेंट को हाइपर वेंटिलेटेड करेंगे और इसके अलावा आप क्या करें डियर, कि जो कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ही करें, प्रॉपर ही करें, 6 से 8 इंच ही करें, इससे ज्यादा नहीं करें। और सक्शन का जो प्रेशर रख रहे हैं वो प्रेशर आप ध्यान देवें, अगर प्रेशर 100 से 120 अडल्ट है, अगर म्यूकस जो है डियर वो क्या है, थिक है, तो सक्शन का प्रेशर हम 150 mm ऑफ Hg तक भी ले जा सकते हैं, पर इससे ज्यादा कभी भी आप सक्शन का प्रेशर नहीं रखें। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग बता दें तो आप लोग ध्यान रखें, कुछ भी गलती आप नहीं करेंगे। आपसे एग्जामिनर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, एक पेशेंट है जिसको ट्रैकियोस्टोमी कर दी गई है और ट्रैकियोस्टोमी करने के बाद में पेशेंट क्या करता है, नॉइजफुल रेस्पिरेशन कर रहा है, स्टीडर रेस्पिरेशन कर रहा है, नॉइजफुल रेस्पिरेशन। तो नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, तो वहां पर प्रायोरिटी एक्शन ये है कि आप क्या करें डियर, सक्शनिंग करें। इसलिए नॉइजफुल रेस्पिरेशन है क्योंकि वहां पर म्यूकस जो है वो म्यूकस का डिपोजिशन हो गया है। तो सबसे पहले क्या करें आप, ये करें।
ठीक है, आपसे एग्जामिनर कहें क्या कह सकता है कि आप किसी पेशेंट को रेस्पिरेशन कर रहे हैं, पेशेंट की ट्रैकेस्टोमी कर दी गई है और रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे सबसे पहले, तो हम नॉइजफुल रेस्पिरेशन देखकर चलते हैं। चलिएगा भाई, इतनी बातें आप बता देंगे और आपसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि ट्रैकेस्टोमी के बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो देखे जा सकते हैं, क्या कर हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन अगर हम बताकर चलें, प्रोसीजर के दौरान, ड्यूरिंग प्रोसीजर, दूसरा बोल रहा हूं अर्ली स्टेज के अंदर और तीसरा बोल रहा हूं लेट स्टेज। ये अर्ली स्टेज विद इन 24 आवर, विद इन 72 आवर और ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो ड्यूरिंग द जो प्रोसीजर देखा जाना है, सबसे मोस्ट कॉमन क्या देखा जाता है, आपका लैरिंजियल नर्व जो है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। जो आपका लैरिंक्स है, वो लैरिंक्स को सप्लाई देने वाला नर्वस सिस्टम जो नर्व है वो क्या हो सकती है, डैमेज। फर्स्ट और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो क्या देख सकते हैं डियर, निमोथोरैक्स देखा जा, हवा का एक्यूमुलेशन हो सकता है आपके लंग्स के अंदर। थर्ड कॉम्प्लिकेशन की भी अगर मैं कहना चाहूँ आप लोगों को, तो आप बताकर चल सकते हैं कि पेशेंट को क्या देखी जा सकती है, ब्लीडिंग। अरे भाई इंसिजन लगा लो तो ब्लीडिंग होगी। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर देखे जाने वाले तीन कॉम्प्लिकेशन, लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है आपको, पेशेंट जो उसको निमोथोरैक्स हो सकता है, पेशेंट जो उसको ब्लीडिंग हो सकती है। विद इन 24 आवर में होने वाला कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएट होने वाले कॉम्प्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। हाँ, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, सॉरी 24 आवर नहीं 72 आवर, और आफ्टर 72 आवर लेट कॉम्प्लिकेशन होंगे, है जी। चलिए, तो सबसे पहला क्या देखा जाता है डियर, यहाँ पर स्टेनोसिस ऑफ द ट्रैकियोस, स्टेनोसिस ऑफ द ट्रैकिया आप बोलते हैं। तो ट्रैकिया और ट्रैकियोस्टोमी का स्टेनोसिस हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो सिंपल बात होने का कारण क्या है कि म्यूकस जो है, उस म्यूकस का क्या हो गया है डियर, डिपोजिशन। और म्यूकस का डिपोजिशन होने के कारण क्या होंगे, कोज क्या होंगे कि आपने प्रॉपर सक्शनिंग नहीं करी है, और सक्शनिंग इम्प्रॉपर होगी तो म्यूकस का डिपोजिशन, और म्यूकस का डिपोजिशन जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नैरो। एग्जामिनर कहता है कि मैनेजमेंट क्या करें, तो टाइम टू टाइम सक्शनिंग करें। सिंपल बात है भैया, इसके अलावा आप क्या करना है। इसके अलावा देखो और क्या हो सकता है, आप एक्सेसिव सीक्रेशंस आ रहे हैं पेशेंट के, या फिर एक्सेसिव सक्शनिंग करें तो वो जो इनफ्लेट आपने कर रखा है वो डिफ्लेट हो गया है, ट्यूब जो है वो चिपक गई है, तो स्टेनोसिस तो होगा ना। चलिए, इसके बाद में तो सबसे पहले पेशेंट को आप प्रायोरिटी एक्शन अगर आपसे पूछे तो पेशेंट को डीप ब्रीथ आप करवा देंगे, ट्यूब जो है ट्यूब में आप सक्शनिंग कर देंगे, पेशेंट को एम्बोबैग से क्या कर दे डियर, आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिएगा भाई, इसके बाद में दूसरा अगर हम बोलें, दूसरा कॉम्प्लिकेशन अर्ली स्टेज में ही, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब हो सकता है, डिस्प्लेस ऑफ द ट्यूब आप कह सकते हैं। तो डिस्प्लेस ऑफ द ट्यूब जो होती है, मतलब ट्यूब जो नॉर्मल ट्रैकिया है उससे क्या हो गई है, डिस्प्लेस, घूम गई। क्यों, आप बहुत ज्यादा सक्शनिंग कर दिए हैं, सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं, और साइन क्या होगा सबसे पहला, तो रेस्टलेसनेस होगा, मैनेजमेंट होगा। तो क्या होगा, पेशेंट को क्या करें आप, सबसे पहले पेशेंट को बहुत अच्छा तरीके से डीप ब्रीथ करने को कहें, पेशेंट को हाइपर एक्सटेंडेड हेड एंड साइड है उसे एलिवेटेट कर देवे, पेशेंट को सेमीफाइलर पोजीशन दे देवे, और ट्रैकियल डायलेटर की हेल्प से आप उसे क्या कर दें, डायलेट करके ट्यूब को प्रॉपर तरीके से लगा दें। अगर फिक्स नहीं हो रही है तो ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। एग्जामिनर कहता है कि लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो लेट कॉम्प्लिकेशन होगा डियर आपका ट्रैकियोमलेजिया। ट्रैकियोमलेजिया का मतलब है कि जो ट्रैकिया है उसकी क्या हो गई है, सॉफ्टनिंग हो गई है। तो ट्रैकिया जो है वो अपनी नॉर्मल जगह से इधर-उधर हिल गया है। सॉफ्टनिंग ऑफ द ट्रैकिया होने के कारण क्या है, एक्सेसिव और लॉन्ग टाइम के लिए आपने प्रेशर ज्यादा रख दिया है, किसका, कफ का। सिम्टम्स क्या होंगे, आप देखेंगे कि आप जब सक्शनिंग करते हैं तो उस सक्शनिंग में कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं डियर, आपकी जो म्यूकोजा है वो डैमेज हो गई है, तो उसके कुछ टुकड़े कंटेंट आप देख रहे हैं। मैनेजमेंट क्या करे, तुरंत डॉक्टर्स आपको इन्फॉर्म कर दें, और नए कफ वाली ट्यूब क्या कर दें, पेशेंट को लगा दें, प्रॉपर साइज की लगावें, पहले जो हट गई है उससे थोड़ी बड़ी लगावें, ताकि किसी तरीके का और डैमेज नहीं हो।
चलिएगा नेक्स्ट क्या हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशन कहूं तो क्या हो सकता है डियर, हो सकता है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है भैया। इसोफेगस में क्या हो सकता है, आपकी एबनॉर्मल ओपनिंग हो सकती है, एबनॉर्मल ओपनिंग ट्रैकिया और इसोफेगस की। तो आप इसके लिए कॉज क्या है कि टाइम टू टाइम आपने सक्शनिंग नहीं करी है, एक्सेसिव प्रेशर से सक्शनिंग कर दी है, कोई फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है सक्शनिंग में, तो आप अच्छा कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है सक्शनिंग में, फूड पार्टिकल प्रेजेंट है किसके अंदर प्रेजेंट है सक्शनिंग में, तो क्या देखा जाएगा डेफिनेट है कि वहां पे क्या हो गया, फिस्टुला हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ट्रैकिया में तो कहां से आएगा, फूड है, इसोफेगस से तो आएगा। मैनेजमेंट भी या करें या तो नॉर्मल कर देवें, नहीं तो फिर सर्जरी तो होनी है, तो डॉक्टर को तो इन्फॉर्म करना ही है, और सर्जरी ही एक क्या है इलाज है। इसका इलाज है भैया आपके ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देखिए भाई मैं मेरी तरफ से ट्रैकियोस्टोमी में ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा है जो ट्रैकियोस्टोमी से रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन बनता है। फिर भी अभी भी मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करूंगा, पर जो थ्योरी, जिसे थ्योरी आप कहते हैं, वो थ्योरी यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है। प्लीज आप सभी लोग इन क्लासों को शेयर करें, दोस्तों में बांटें, और एक बार इम्पेटस एकेडमी को मौका दें अपनी पढ़ाई का। चलिएगा, धन्यवाद आप सभी का आज के लिए, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। मैं विकास शर्मा आप सबसे विदा लेता हूं, और कर दिखाइए दुनिया में कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।